हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड हर दिन की तरह जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लॉट्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यू, वो आज भी कंटिन्यू चलेगी। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाई, बट जैसा कि हमारा मोटो है पढ़ाई रुकेगी नहीं, तो जी बिल्कुल पढ़ाई रुकेगी नहीं। और इसी पढ़ाई रुकेगी नहीं के साथ साथ हमारा आ रहा है मैराथन सेशन, जो कि 6 घंटे का है। तो बिल्कुल इसमें अपने आप को इनरोल कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीओ एंड क्लर्क आईपीएस आरआरबी की, तो आपके लिए जो बैच स्टार्ट होने वाली है वो आज 30 जून है ना। और ये 5:30 से 7:30 तक की ये बायलैंग्वेज है। अगेन आप 7:30 से 9:30 में भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं आज की डेट की थॉट्स की। तो देखो थॉट्स हमारा क्या है आज के डेट का। तो योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। तो सही बात है, आपका डायरेक्शन आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है। तो थिंक हार्ड, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो कल का जो क्वेश्चन था इसका आंसर सी है और सभी ने आंसर सही किया था। और जिन्होंने आंसर सही किया था उनका नाम है अमित शर्मा जी, आरडी स्टोन, शुभम कश्यप, सुरजीत पटनायक, अकबर अंसारी, अभिनव कुमार। उसके बाद है मोहित शोनकर, शैलेंद्र ठाकुर जी, सरिता रावत, प्रतीक मिश्रा, शालिनी तिवारी, पलक शुक्ला, नैनीत राहुल। उसके बाद है अनीता पानी एंड जो है नेक्स्ट है यहाँ पे महेश्वरी यूनिक। तो थोड़ा ऐसा ऐसा नाम रहता है तो मुझे ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। वेंकटेश्वर नायक और राहुल राज, फिर मौसमी। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं नदीम है, ज्योति साहू है, फिर प्रियदर्शनी एंड उसके बाद निर्मल, और उसके बाद है मीनाक्षी जंजारिया। तो इतने सारे हमारे स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर किया, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आज है क्या, वर्ल्ड, आपको पता है ना एस्ट्रॉइड क्या होता है। तो आज एस्ट्रॉइड वाला डे है, याद रखोगे, वर्ल्ड एस्ट्रॉइड्स डे आज 30 जून, याद रखोगे। चलो आगे बात कर लेते हैं हाइलाइट्स की। तो पहले हम क्या करेंगे, आज का एजेंडा हमारा क्या है, हम पहले हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, फिर करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू, उसके बाद हमारे जो आर्टिकल्स जो हमें डिस्कस करने हैं, एंड उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक एमसीक्यू, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन डाला है, किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर। कहाँ पे, लखनऊ में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसकी इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंदौर यानी एमपी से संबंधित ये न्यूज़ है। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपा हुआ है। ये आप देख सकते हो नेट्रैक्स, ठीक है, नेट्रैक्स इंदौर लिखा हुआ है। ये है क्या, देखो एमपी में यानी इंदौर में क्या किया गया है, एक बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े वाले एरिया में, यानी 4140 एकड़ की एरिया में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी सेटअप की गई है। अब ये टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी क्या है, तो ये भाई व्हीकल्स के लिए है, गाड़ियों के लिए है, ठीक है। अपने इंडिया के अंदर जितनी भी जो गाड़ियां होती हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, है ना, फोर व्हीलर हो, कॉमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, ठीक है, तो सबकी जो टेस्टिंग हो पाए, ट्रैकिंग टेस्टिंग हो पाए, इसके लिए डेवलप किया गया है। 14 टेस्ट ट्रैकर्स हैं और 2 लैबोरेटरी जो है लेबोरेटरी सेटअप की गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हमारे देश का एक लार्जेस्ट ऑटोमेटिव हम कह सकते हैं कि टेस्ट ट्रैकर में से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट ट्रैकर्स हैं, जो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे 14 एंड 2 आ गया है, तो एक बार आपको देख लेना है हल्का सा। और देखो फर्स्ट नंबर पे क्या, स्पीड, हाई स्पीड सर्किट है, डायनामिक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन ब्रेकिंग, वेट पैड टेस्ट, देख सकते हो आप, टेस्ट स्लोप्स है सॉरी। और उसका एक्सटर्नल नॉइस टेस्ट ट्रैकर्स, उसके बाद आप देख सकते हो एक्सेलरेटेड जो है फैटिक ट्रैक, और वाटर देख सकते हैं हम, वाटर वेड, सॉल्ट वाटर वेड, ये सब चीज़ें हैं। ग्रेवल रोड, ऑफ रोड ट्रैक एंड ड्राई हैंडलिंग सर्किट। तो ये सब अपने ट्रैक का नाम है। तो
एक बार बस गो थ्रू हो जाना है। फिर देख सकते हो डस्ट टनल, ठीक है, उसके बाद 2x3 व्हीकल्स, हैंडलिंग ट्रैक एंड कंफर्ट ट्रैक। तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस नाम एक बार गो थ्रू हो जाना है। वैसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर दे दी हूँ, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, लेबोरेटरीज का नाम आप देख सकते हो, जो लैब है वो देखिए, क्योंकि R&D से संबंधित है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पावर ट्रेन लैब है, और उसके बाद है क्या, व्हीकल डायनामिक्स लैब है, ठीक है। बस 2 नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल क्या है, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। ये इन्फोर्सिंग की बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है। और चूंकि पोर्टल है तो और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि है क्या ये, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और आप देख सकते हो श्री वरुण मित्रा, तो श्री वरुण मित्रा जी के अध्यक्षता में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना, यानी जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से हो पाए, समझ गए। और कंट्री के अंदर जो है एक रॉबस्ट मैकेनिज्म डेवलप हो पाए, ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से इनरोल कर सकें। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने एक स्टडी रिलीज़ की है, और स्टडी के तहत ये बातें की गई हैं कि अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल को सेटअप करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होने वाला है कि जो अनसर्व्ड एरिया है वहाँ पे क्या होगा, एक तो हॉस्पिटलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकेगी, सुविधाएं मिल सकेगी, कोविड का टाइम है, और साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि इस तरह की जो सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कुछ हॉस्पिटल नहीं होता है, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या कारण होता है पता ही नहीं चल पाता है। तो एक तरह का बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, यहाँ पे गैपिंग हो जाती है। तो अगर इस तरह का कुछ सेटअप रहेगा जहाँ पे बेसिक सुविधाएँ हो, है ना, और अगर जिस चीज़ की ट्रीटमेंट करनी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तो क्या वो फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, डेटा गैदरिंग हो पाएगा इंडिया के अंदर कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये एक तरह का जो है नीति आयोग का इनिशिएटिव है, और जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। हॉस्पिटल सेटअप करने का, वो भी क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो दैट्स गुड। आगे बात कर लेते हैं, खेल से संबंधित आर्टिकल्स है। अंकिता रैना, ठीक है, और आप देख सकते हो क्या, प्रजनेश गुणेश्वर। तो याद रखिएगा ये दो नाम जो हैं ये अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किए गए हैं। अर्जुन अवार्ड क्या है मैं आपको अच्छे से बताई थी, आप एक बार जो है खेल रत्न अवार्ड वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे अवार्ड के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया गया था। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अंकिता रैना, और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रजनेश गुणेश्वर हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। ये किस खेल से संबंधित है, तो आप देख रहे होंगे इनके हाथ में क्या दिख रहा है, बिल्कुल, तो ये जो है टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल याद रखिएंगे। और साथ ही साथ 2 और नाम जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिलने वाला है, यानी ध्यानचंद ऑनर मिलने वाला है, वो कौन से लोग हैं, तो बलराम सिंह, और आप देख सकते हो क्या, एनरिको पिपनरो। तो एनरिको पिपनरो एंड और बलराम सिंह जी को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ध्यानचंद। अब ध्यानचंद अवार्ड के बारे में भी आपको जानकारी जो है मेरी पिछली लेक्चर यानी कि खेल रत्न अवार्ड में आपको आराम से मिल जाएगी, तो वहाँ पे एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू हो लीजिएगा, सो दैट आप कोरिलेट कर पाओगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है, और भारत को बहुत ही गौरवान्वित मतलब गौरव फील करवाने वाला ये न्यूज़ है, सॉरी। ISSF वर्ल्ड कप, मैं इसके बारे में आपसे कुछ दिन पहले डिस्कस की थी ISSF के बारे में। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, इसमें भारत की तरफ से जो है आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे राही स्वर्णबत, इनको मिला है अवार्ड, वो भी कौन सा, गोल्ड, ठीक है। और 25 मीटर की जो है पिस्टल
इवेंट्स में ये अवार्ड ये जीती हैं वुमेन की कैटेगरी में, इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी न्यूज़ कि मेल के कैटेगरी में किनको मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, गोल्ड मिला है, पूरा डिटेल से मैं बताई थी, वो भी पिछले लेक्चर में है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड मिला है। आगे बात कर लेते हैं, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित न्यूज़ है। आप जूम ऐप से बहुत परिचित होंगे, तो जो जूम ऐप है इनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकी कपूर, है ना। तो रिकी कपूर जो कि APAC के हेड बने हैं और 21 जून से इनकी जो है हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम, इनका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वर्किंग में ये आ चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से संबंधित है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और क्या है हमारा मीडिया टेक। मीडिया टेक का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे ना, बहुत बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और काफ़ी सस्ते और अच्छी क्वालिटी के मोबाइल को ये क्या करती है, मैंने हम कह सकते हैं लॉन्च करती है। फिलहाल बात जो है 5G से संबंधित है। 5G तो सुनते ही दिमाग में आपकी घंटियां बजने लगती होंगी। तो जो बिल्कुल ये 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं ये, जो कि काफ़ी चीपेस्ट होगा, सस्ता होगा, ये इन्होंने बताया है कि अब ये ऐसा जा रहे हैं, मार्केट में करने जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि ये मीडियाटेक जो कंपनी है ये किस देश की है, किस देश की ये कंपनी है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं हिंट कर देती हूँ, चाइना और उसके बाद ताइवान, जापान, कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों। तो क्या होगा आंसर, आप मुझे बताओगे। ठीक है, फिलहाल तो ये यही न्यूज़ है कि 5G के बारे में अब ये जो है अब मार्केट में आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के रिसोर्सेज होंगे, किस तरह का इंफ्रा होगा, किस तरह का इनका डिज़ाइन होगा और कैसे ये डिज़ाइन थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है या क्या होने वाला है, देखने की बात होगी। चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्या यूपी से संबंधित। अब यूपी जो है अपने भारत का एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कहाँ-कहाँ है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, ठीक है, कुशीनगर में है, नोएडा में है एंड कहाँ है? अयोध्या में है। नोएडा से कंफ्यूज मत होइएगा, नोएडा यूपी वाले रीजन में पड़ता है। हालाँकि ये आप दिल्ली वाले और यूपी वाले रीजन्स के बीच में पड़ता है, तो यू माइट बी कंफ्यूज्ड हियर, तो याद रखेंगे। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अपने यूपी में, ठीक। सारे प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर इम्पॉर्टेंट है, किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं और भी जो है वाराणसी हो गया, लखनऊ है, ठीक है, अयोध्या आप समझ रहे हो, अभी फ़िलहाल में ही राम मंदिर का ये इनॉग्रेशन और यहाँ पे सेटअप का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें याद रखोगे। आगे बात कर लेते हैं करंट अफेयर बेस्ड MCQ। ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा हाइलाइट्स मैं नहीं लाई ताकि क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी हम क्या हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमें लाइव आना था बट हम टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आ नहीं पाए, तो कोई नहीं। और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो इस करंट अफेयर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ टॉप इन लेटेस्ट ICC वुमेन ODI रैंकिंग जून 2021। आपको बताना है वुमेन, महिलाओं की ICC रैंक ODI में जो है महिलाओं, कौन सी महिलाएं शीर्ष पे हैं, तो बताना है आपको। पहली ऑप्शन जो है वो क्या है, टेमी वायोमोट, उसके बाद है लिजेल ली, एलिसा हेली और स्टेफानी टेलर और मिताली राज। तो देखो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारी सारी की सारी हैं, ये क्या है, गेम से संबंधित है और यानी क्रिकेट से संबंधित है, महिला क्रिकेटर्स हैं ये, और ये है टॉप पे, तो याद रखोगे आप, ठीक है। ये यूके से संबंधित है ना, याद रखोगे। और आप साथ ही साथ ये भी पता कर लो कि ये सब कौन-कौन से कंट्री से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप मुझे सही से अरेंज करके बता देना। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, मतलब मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। साउथ अफ्रीका भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है और स्पेन भी है। तो आप मुझे बताओगे कि कौन किस से देश से संबंधित है। मैं तीनों दे दी हूँ, तीनों ऑप्शन इन तीनों के लिए दे दी हूँ, आपको अरेंज करके बताना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर। आपको बताना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
है ना, सांस्कृतिक एंड जो है हम कह सकते हैं कि कल्चर जो स्मारक है, वो इसका शिलान्यास कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है, न्यू दिल्ली में किया है, लखनऊ में किया है, कलकत्ता में किया है, चेन्नई में किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अभी तो आप पढ़े ना, तो 2 का 3, वेरी गुड। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। आज तो बस अकेले आना पड़ रहा है ना, मतलब आज तो लाइव नहीं जुड़ी हूँ ना आपके साथ, बोरिंग लग रहा है, बट क्या करूँ। चलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल नाउ चार्ज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स ऑन कैश विड्रॉल्स एक्सीडिंग 4 ट्रांजेक्शंस, सॉरी 4 फ्री ट्रांजेक्शन इन द मंथ। आपको बताना है कि 4 फ्री ट्रांजेक्शन की छूट दी है, इसके बाद चार्ज लगेगा। ऐसा किस बैंक ने जो है नॉर्म्स लाया है? कौन से बैंक का नॉर्म्स है कि 1 महीने में 4 बार आप निकाल सकते हो पैसा, इसके बाद अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। तो ये कौन से बैंक का है? इलाहाबाद का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, पीएनबी का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, या फिर यस बैंक का है? तो 3 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं 4 नंबर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज बीन सेंटेंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू 15 मंथ्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको बताना है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 15 साल के लिए जो है हम कह सकते हैं, सॉरी 15 महीने के लिए, 15 मंथ है, तो आपको बताना है 15 मंथ्स का कारावास मिल रहा है, सजा मिली है किस देश के राष्ट्रपति जी को? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यहाँ पे दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, ईरान, फ्रांस और इजराइल की बात हो रही है। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका, याद रखोगे। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2021। आपको बताना है डायना अवार्ड, पहले तो ये पता होना चाहिए डायना अवार्ड मिलता किस लिए है। चलो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पे तो एमसीक्यू में थोड़ा सा बता दूंगी। पहले आप आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा इसका। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं सही ऑप्शन को ही बता दूँ डायरेक्टली आपको। तो 5 नंबर का आंसर जो है ये याद रखोगे क्या? देवांशी रंजन, इनको ये अवार्ड मिला है। डायना अवार्ड देखो होता क्या है ना कि वैसे यंग पीपल जो दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, मतलब 9 से 25 साल की उम्र में ही ये मिलता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे वर्क करने वाले लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात करते हैं 6 नंबर की बात करते हैं। रिसेंटली हाउ मच अमाउंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट गेव ग्रांट टू झारखंड फॉर हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। आपको बताना है झारखंड सरकार को हर घर जल जल जीवन मिशन के तहत कितना धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 नंबर, याद कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन nominated by the National Tennis Federation for the prestigious अर्जुन अवार्ड 2021। आपको बताना है टेनिस फेडरेशन के द्वारा, नेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए किनका नाम दिया गया है। तो 7 नंबर में देखिए आप कौन कौन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे राजीव राम है, मैं अभी कौन सा नाम ली थी, तो मैं अभी क्या नाम ली थी फीमेल में, अभी अंकिता रैना, ठीक है। चलो याद रखोगे। प्रदीप सिंह, ठीक है, प्रदीप सिंह तितवाना हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। प्रदीप सिंह जो तिवाना है, ये कौन से देश के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, और जो कि भारतीय मूल के हैं, और पहले हम कह सकते हैं पहले भारतीय जो कि अपॉइंट हुए हैं। नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, बांग्लादेश है, और क्या है, चाइना है। तो ऑप्शन ऐसे हैं कि आप आराम से गेस कर पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखोगे। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम्स इन देयर स्टेट। ये मैं डिस्कस की थी आपसे, कौन से स्टेट ने अपने स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। मैं पढ़ाई थी आपको हाईलाइट्स में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो किस दिन, है ना, कौन से दिन को जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं, कौन सी तारीख को? तो आपका आंसर क्या होगा? 29 जून, है ना, याद रखोगे। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं आज के हाइलाइट्स पे। तो हाइलाइट्स जो हमारा है, अगर हम बात करें आर्टिकल जो मुझे डिस्कस करना है, देखो वैसे तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं,
है ना? कुछ दिन पहले की न्यूज़ है इंडेमनिटी के बारे में। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं इंडेमनिटी क्या होता है। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी चीज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो हम ये देख लेते हैं इंडेमनिटी होता क्या है। तो इंडेमनिटी एक तरह का क्या है, सिक्योरिटी है। एक तरह का फाइनेंशियली लॉस, अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो उसके एवज़ में अगर आप जो सिक्योरिटी लेते हो, एक तरह का इंश्योरेंस आप जो ले रहे हो कि भैया आप हमारा ये काम करने से ये लॉस हो रहा है, तो इसके बदले में आपको मुझे ये देना पड़ेगा। तो एक तरह की आप सिक्योरिटी ले ले रहे हो अगेंस्ट द लॉसेस जो हो रहे हैं, ठीक है? और ये सिक्योरिटी कैसे रूप में ले रहे हो? आप फाइनेंशियली रूप में ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। यही है इंडेमनिटी क्लॉज़। अब मेडिसिन के बारे में देखो, ऐसे तो इंडेमनिटी का स्फीयर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें कोविड पैंडेमिक के कारण जो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वैक्सीन्स और ड्रग्स, उनसे संबंधित है ये। तो वैसे तो अपने यहाँ नॉर्म्स क्या है इंडिया के अंदर कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी भी तरह का मेडिसिन को डेवलप करती है, उनको क्या करना पड़ता है अगर वो अपना जो है ब्रीजिंग ट्रायल करती हैं, तो ब्रीजिंग ट्रायल के तहत आपके दिमाग में आएगा ब्रीजिंग ट्रायल क्या होता है, आई विल डिस्कस। तो अगर ये ट्रायल के तहत क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अगर साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे, तो वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। वो सिक्योरिटी माँग सकता है फाइनेंशियल रूप में, यानी इंडेमनिटी माँग सकता है। किससे? गवर्नमेंट से? नहीं, वो माँगेगा किससे? इंस्टीट्यूट से। ये अपने इंडिया का नॉर्म्स है। अभी क्या है, चूँकि इंडिया बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है क्राइसिस वैक्सीन से संबंधित और बहुत अलग-अलग वेरिएंट्स भी आ रहे हैं और हम इससे अछूते नहीं रहने वाले हैं। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और कहीं न कहीं बहुत इंफ्रा और अवेयरनेस इन सब चीज़ों की भारी कमी है। लोग थोड़े से जैसे केसेज़ अगर फ्लैट होना शुरू होते हैं, तो लोग भी थोड़ा-सा लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट आप देख रहे हो आज भी हमारे लोगों को मास्क पहनने के लिए अवेयरनेस का कैंपेन चलाना पड़ रहा है। ठीक से मास्क पहनने के लिए आप समझ सकते हो कि अवेयरनेस की जो सीमा है वो कितनी डाउन है। फिर भी बहुत अवेयर हुए हैं लेकिन अभी बहुत कमी है। तो कहीं न कहीं ये सब कारण हैं जिनके कारण हमारे यहाँ और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कोविड के जो केसेज़ हैं या अलग वेरिएंट हैं, ये होने की संभावना हमारे यहाँ बनी हुई है। तो इस टाइम पीरियड में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको? तो देखो जो फाइज़र है, मॉडर्ना जो वैक्सीन्स है, ये अपने इंडिया में आने वाली अभी आई नहीं है। गवर्नमेंट से परमिशन हो चुका है, सारी चीज़ें साइन हो चुकी हैं, अंडर ट्रायल है, ये आएँगी मार्केट में। अब सवाल ये है कि जब ये वैक्सीन्स जब हमारे यहाँ आएँगी, तो ये अपने टर्म एंड कंडीशंस को लेके आएँगी। क्या टर्म एंड कंडीशंस है? देखो यूएसए में क्या हुआ था कि जब यूएसए में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला, हालाँकि वहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम दिसंबर से ही चलना शुरू हो गया था, दिसंबर के महीने से चलना शुरू हो गया था और अपने यहाँ जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग सबसे ज़्यादा अभी तो ये रिकॉर्ड भी हमने ब्रीच कर दिया कल कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन हुआ है, वो भारत में हुआ। पहले ये रिकॉर्ड यूएसए के हाथ में था। तो अभी हम देखेंगे कि दिसंबर महीने में यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ कि फ्री वैक्सीनेशन था वो, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो कंपनी है फाइज़र मॉडर्ना, ये बोली कि देखो भाई साहब आप जो भी अगर किसी भी तरह का लॉस होता है, किसी को साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये हमारे ऊपर नहीं आएगा, इंडेमनिटी क्लेम आपको लेना होगा। तो वहाँ पे इंडेमनिटी क्लेम जो है यूएस गवर्नमेंट ली थी, ठीक है? कंपनी को फ्री कर दिया गया था। ऐसा वहाँ की कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण हुआ। तो ये जब यूएसए बेस्ड कंपनी कहीं भी जाती है ना, तो ये अपने वही नॉर्म्स को लेके जाती है। इन्होंने भारत सरकार के सामने भी यही पक्ष रखा, भारत सरकार इसके लिए एग्री हो गई। जबकि आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हम कह सकते हैं कि जो फाउंडर हैं सीईओ हैं सॉरी, तो उनका कहना था उन्होंने पहले से ही ये जो है डिमांड किया कि भई आप ऐसा है हमारे साथ भी यही काम करो जो आप फ़ॉरेन के साथ कर रहे हो, फ़ॉरेन कंपनी के साथ कर रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना क यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। अपने कंसर्न्स इन्होंने रेज़ किए, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो हम देख सकते हैं कि वन नेशन में वन लॉ ही होना चाहिए, ठीक है? तो चलो ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमारे लिए दिक्कत की बात क्या है कि जब भी ये कंपनी आएँगी, जब फाइज़र आएगा, मॉडर्ना आएँगी, तो ब्रिजिल ट्राइंग करेंगी ही, ये ब्रीजिंग ट्रायल्स करेंगी। ब्रीजिंग ट्रायल्स क्या होता है? नथिंग, एक बहुत बस टर्म्स इम्पोर्टेंट है कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल सा है। जब भी कोई नई वैक्सीन आती है, जब भी कोई नया ड्रग मार्केट में आता है, तो वो किसी भी एक पर्सन के ऊपर ट्राई किया जाता है, ठीक है? तो जब पर्सन के ऊपर ट्राई किया जाता है, ये स्टडी करने के लिए कि वैक्सीन की जो है एफिकेसी रेट कैसी है ना? वैक्सीन का पोटेंशियल कैसा है? साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जब जानने के लिए जब ट्रायल किया जाता है वैक्सीन का, फॉरेन वैक्सीन का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीजिंग ट्रायल, राइट? अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये मॉडर्ना एंड फाइज़र तो पहले से ही बोली है, रिलैक्स माँगी है,
गवर्नमेंट से कि हम ब्रीजिंग ट्रायल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट के लिए हमारे को आप क्लेम मत कीजिएगा। तो वही है, बस यही बात है हमारे लिए कि गवर्नमेंट को दोनों ही के बारे में सोचना चाहिए, और तब की अब तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि अब हमारे पास डेल्टा प्लस वेरिएंट वाला इशू आ रहा है। हम डेल्टा प्लस वेरिएंट को झेल रहे हैं, और देखो वायरस से म्यूटेशन करेंगे ही करेंगे। तो और भी कुछ आगे हमको वायरस का नाम जानने मिलेगा, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बड़ी बात होगी नहीं। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन सब पे जो एफिकेसी रेट है, हमारी कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, इनकी बहुत ही कम जो है एफिकेसी रेट साबित होने वाली इस पे, यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट पे। लेकिन बोला गया मॉडर्ना एंड फाइजर की जो है एफिकेसी रेट वहाँ पे 30-40 के रेंज में रहेगी। देखो, अब ये बातें जो है ना परसेंटेज वाला, एफिकेसी रेट वाला, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। अभी जब तक ये एप्लीकेबल नहीं होता तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कयास तो लगाए जा सकते हैं ना। अब हम थोड़ी ना जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगा, वहाँ जब हम फँस जाएँगे तभी थोड़ी ना प्लान करेंगे, उससे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये बात जानने की होगी कि अगर कुछ इस तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो गवर्नमेंट किस तरह से प्रिपेयर है, हमारे मासेस को किस तरह से प्रिपेयर होना होगा, इवन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आप देख सकते हो एम्बेग्रिस, जिसको बोलते हैं क्या, व्हेल वॉमिट, है ना, व्हेल मछली आप जानते हैं, तो इसका ये वॉमिट है। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ दिन पहले हम देख सकते हैं क्या कि मुंबई पुलिस ने, ये मुझे डिस्कस करना था बहुत दिन पहले, लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अचानक अचानक से कुछ अगर न्यूज़ आ जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है वो डिस्कस करना होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। बट हमारी क्लास का ये अप्रोच है, मेरा ये अप्रोच है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर वो छूट गई कोई दिक्कत नहीं, उसको हम डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। मतलब वो एकदम से छूट नहीं जानी चाहिए, राइट। तो मुंबई पुलिस ने कुछ दिन पहले जो है वो 5 लोगों को अरेस्ट किया था जो इस तरह की चीज़ों को लेकर के जा रहे थे, और ये एक नहीं 2 केस आ गए थे, ठीक है। अब हमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि ये भाई मुंबई पुलिस यहाँ पे पकड़ क्यों ली? वही व्हेल का ही तो वॉमिट है ना, तो ये देख लेते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में। तो ये एम्बेग्रिस क्या होता है समझिए, ये एक तरह का क्या होता है, हम देख सकते हैं कि ये जो है वैक्स टाइप का सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है, सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है, जो कि सी सरफेस पे फ्लो करते रहता है और कभी-कभी एकदम किनारे में आकर के क्या होता है सेटल्ड हो जाता है। जनरली बोला जाता है क्या कि ये एक तरह का जो है वो व्हेल की बॉडी से निकलने वाला एक तरह का जाली, तो ये है ही, वैक्सी सब्सटेंस तो है ही, वोमिट कहते हैं इसको। और साथ ही साथ जो है ये बताया जाता है कि शायद ये रिप्रोडक्शन के लिए जो भी एंजाइम या जो भी हम कह सकते हैं कि बॉडी से निकलने वाले इस तरह की चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही होती है ये। तो अभी क्या है कि ये सी सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अ, मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे परफ्यूम का निर्माण हो और भी हाई कॉस्ट परफ्यूम का निर्माण हो, तो हाई कॉस्ट परफ्यूम के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। और ये गल्फ़ नेशन जितनी भी हैं, लाइक हम बात कर लें दुबई की बात कर लें या हम इजिप्ट वगैरह में भी देख लें, तो ये इजिप्ट भी चले जाएँ, गल्फ़ नेशन की तरफ चले जाएँ, तो यहाँ पे इनका बहुत डिमांड रहता है, ठीक है। जो अभी केस मिला था इसमें क्या था कि 1 केजी का वो अ, आपका इस तरह का यही जो है न्यूज़ में था, यही मैप सॉरी फिगर, तो ये 1 केजी इसका वेट था, लेकिन इसकी अगर मॉनेटरी वर्थ बात करें तो 1 करोड़, तो समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांडिंग है, महँगा है। तो ये एक दिक्कत की बात भी है और अच्छी बात भी है। अच्छी बात कैसे है कि चलो हम ये जान गए कि जो है इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है फ्रेगनेंट के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन एक ख़राब बात क्या निकल के आ गई कि ये भाई ये जो इतना ज़्यादा इसकी वर्थ है ना? मॉनेटरी वर्थ ज़्यादा है तो क्या होगा? इसके लिए फिर आप कह सकते हो कि इसका स्मगलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो गुजरात वाले रीजन्स में गुजरात के कॉस्ट पे इसकी स्मगलिंग काफ़ी बार पकड़ी जाती है, ठीक है। मुंबई वाले रीजन, गुजरात वाले रीजन में ये काफ़ी टारगेटेड होते हैं, और प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो होते हैं, ये आपकी जो स्पेसीज़ हमारी जो हम कह सकते हैं कि व्हेल की जो पर्टिकुलर स्पेसीज़ है, स्पर्म व्हेल जिसको बोलते हैं, तो इसको ये टारगेट करते हैं और उनके बॉडी से जो है ये एम्बेगीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इल्लीगल प्रैक्टिस किया जाता है और टारगेट किया जाता है व्हेल के स्टमक को।
तो जो कि एक कानूनी अपराध है, तो इसीलिए एक इल्लीगल प्रोसेस है, इसीलिए पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं हमारा स्टैटिक जो एमसीक्यू है। अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए पाकिस्तान अभी न्यूज़ में था, तो मैं ऐसा पाकिस्तान से नहीं बट आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ सो दैट आपका जो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स संबंधित बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखो क्या होता है, साथ ही साथ हम डिटेल से डिस्कस करके और भी चीज़ों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, FATF जो है वो मेंटेन करती है ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, है ना, ऑफ द कंट्री फॉर नॉन कंप्लायंस विथ इट्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट टेररिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि करेक्ट है किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग, आपको बताना है। तो देखिए क्या बोला गया है, ऑप्शन क्या है, बोला गया है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, दूसरा बोला गया है क्या, जो लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, और थर्ड है आप देख सकते हो ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट। तो आपको बताना है FATF जो है ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं चूँकि पहले भी डिस्कस कर दी, क्योंकि आज तो हम आपके साथ लाइव नहीं आए हैं ना, तो आपको मौका देने की तो बात है नहीं, मैं खुद ही डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इसको घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये जो फाइनेंसिंग की बात की जा रही है टेररिज्म के लिए, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है ये, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, यानी 1 एंड 2 दोनों ही सेंटेंस सही है। ये टैक्स रिडक्शन से संबंधित किसी भी तरह की चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस बॉडी के बारे में, FATF के बारे में। देखो G7 कंट्री के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। G7 कंट्री की जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, 1989 में, तो ये बॉडी को सेटअप किया गया था ताकि वैसे कंट्री जो टेरर फंडिंग करते हो या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हो, उनके यहाँ सॉफ्ट पावर हो टेरर फंडिंग को लेकर के, तो वैसे कंट्री पे ये इस तरह का एक्शन लिया जा सके। और इसके तहत 2 लिस्ट हैं जी, बिल्कुल, एक है आपका ब्लैक लिस्ट और दूसरा है ग्रे लिस्ट। देखो ब्लैक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, ग्रे लिस्ट थोड़ा-सा तो मॉडरेट मतलब थोड़ा-सा कम है इससे। तो हम देख लेते हैं दोनों लिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर ब्लैक लिस्ट में कोई बॉडी को डाल दी जाती है तो उसको बोला जाता है, ब्लैक लिस्ट वाली कंट्री अगर होती है तो NCCTs बोला जाता है। यानी वो कंट्री जो है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, और हम बोल सकते हैं क्या कि टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हो, खुलेआम सपोर्ट करती है, वैसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली जाती है तो उनके साथ बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाते हैं, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व से उनको इकोनॉमी की नज़र से बाइकआउट कर दिया जाता है। लेकिन ग्रे लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ग्रे लिस्ट में क्या होता है, अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो वो कंट्री जो है वो सॉफ्ट पावर रखती है टेरर फंडिंग के लिए, यानी टेरर फंडिंग उनके यहाँ होती है, उनके आँख के सामने होती है, और वो ज़्यादा हार्ड नॉर्म्स या उनको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, समझ गए। और अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो IMF हो गई, या वर्ल्ड बैंक हो गया, या हम बात कर ले ADB, है ना, तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, उनको फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन इनके ऊपर लिए लगा दिए जाते हैं, और इंटरनेशनल रूप से इनको बाइकआउट कर दिया जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से आइसोलेट नहीं होते, मैंने हर तरह की फंडिंग वगैरह जो होती है इनकी डिक्लाइन हो जाती है, लोग इनसे अलायंस सेटअप नहीं करेंगे इकोनॉमी के नाते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान को फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में मेंटेन करके रखा गया है, और पाकिस्तान को बताया गया था कि आपको जो है 27 पॉइंट दिए गए हैं, 27 पॉइंट का इनको टास्क दिया गया था, उसको पूरा करना है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, उन्होंने 26 पॉइंट पे वर्क किया है, 1 पॉइंट बाकी रह गया था इनका, जिसपे वर्क चल रहा है, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम में नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी जो है अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, तो ये काफ़ी हुए एंड क्राई का विषय था पाकिस्तान के लिए। एनीवेज हम ये देखेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या भारत ये इसका मेंबर है, तो जी हाँ, देखो 2006 में जो है भारत इसका ऑब्जर्वर मेंबर रह चुका है ना, और 2006 से भारत इसका ऑब्जर्वर मेंबर्स के रूप में ही काम करता रहा। लेकिन 2010 में भारत जो है इसका फुल फ्लेज मेंबर बन चुका है, और ऐसा करने वाला भारत 34वां देश, 34th नंबर का कंट्री था 2010 में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजिनस आसमी विपन, है ना, इज एंड डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको बताना है कि स्वदेशी जो है हम कह सकते हैं हथियार है, ये क्या है, नाम है अस्मी। तो ये है क्या, आपको बताना है। ये अस्मी हथियार तो है, ठीक है, ये समझ में आ गई, लेकिन ये है क्या, क्या ये ब्लास्टिक मिसाइल है, क्या ये रॉकेट लॉन्चर है, क्या ये मशीन पिस्टल है, या हम कह सकते हैं कि रामजेट सुपरसोनिक क्यूरिसिक जो है हमारी जो क्रूज मिसाइल है। तो आपको बताना है, देखो वैसे तो ये आप जान लो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है ना। ये क्या है, एक मशीन पिस्टल है, डीआरडीओ, ठीक है, जो पुणे बेस्ड डीआरडीओ का हम कह सकते हैं कि पार्ट है, पुणे बेस्ड जो फैसिलिटीज़ है डीआरडीओ की, और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि मोह बेस्ड हम कह सकते हैं, ठीक है, इन्फेंट्री स्कूल, इनके द्वारा जो है ये सेटअप किया गया है पिस्टल। ये मशीन पिस्टल है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वर्क कर रहा है। और अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसमें इतना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित और इतना ज़्यादा ये साउंड है कि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी डिमांडिंग भी ये है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू एक्सेस जस्टिस। चूँकि केस वेस मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगी आपसे, है ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बल्कि हो चुका है और बहुत डिले भी हो चुके हैं हम। तो मैं सीधा आपसे आर्टिकल डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का हमको ये अधिकार देता है कि हम जस्टिस को एक्सेस कर सकते हैं, यानी न्याय को प्राप्त करने का अधिकार हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, 20, 22, 21, 19 किस में दिया गया है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3, यानी हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है ना, तो इसके तहत जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जस्टिस को, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हमने बहुत ज़्यादा आपको फंगस पढ़ाया है, फंगी बहुत पढ़ाया है, तो स्टैटिक में भी आज फंगस से ही सवाल है, क्योंकि जब फंगस ऐसे येलो ब्लैक सब पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की नज़र से भी पढ़ना बहुत अनिवार्य है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है फंगस के बारे में। बताना है क्या कि ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, है ना, फ्रॉम द डेड सब्सटेंस, यानी जो कवक होते हैं वो मृत पदार्थों से क्या होते हैं, घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। अब बताया गया ईस्ट हो गए, मोल्ड हो गए, मशरूम हो गए, ये सब एग्जाम्पल है किसके, फंगस के, है ना, आपको बताना है। उसके बाद बोला गया है तीसरा ऑप्शन, इनका जो उपयोग है वो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार जो होते हैं, प्लांट को जो बीमारियां हो जाती है, कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों कथनों में कौन सी बातें सही है आपको बताना है। तो देखो 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो फंगस होते हैं ना, समझ गए, कायदे से ये क्या होते हैं, ये हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक होते हैं ये। तो आपको याद रखना है यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते नहीं है ये, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, किसी पे डिपेंड होते हैं, है ना। तो ये अपना खाना जो है ये हम कह सकते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर से ही प्राप्त करते हैं। तो सेंटेंस 1 तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो बोला गया है ना, कि बायोलॉजिकली जो है ये प्लांट वगैरह में बीमारियां लगती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जी बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। और तीसरी की अगर हम बात करें कि जो ईस्ट है, मोल्ड से, मशरूम है, इसके उदाहरण है, तो जी बिल्कुल ये भी सही है, याद रखोगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्त वाला है। तो ये बोला गया है कॉलोनी क्लॉप्स डिसऑर्डर, ये किससे संबंधित है, कॉलोनी जो है वो कोलैप्स डिसऑर्डर, यानी कॉलोनी पतन विकार जो है घटना कभी कभी न्यूज़ में रहती है, किससे संबंधित है, चींटियों से संबंधित है, कोरल से संबंधित है, बी से संबंधित है, या फिर हम देख सकते हैं कि दीमक से संबंधित है। तो देखो ये जो है ना बी से संबंधित है। जो मधुमक्खियाँ होती है उनके ही जो जहाँ पे मधु वो संग्रह करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं, समझ गए। तो वहाँ पे क्या होता है, एक
क्वीन बीज होती है और दूसरा नर्स बीज होती हैं। तो क्वीन बीज ऐसी होती है जो शहद को प्रोड्यूस करती हैं, और नर्स बीज वो होती हैं जो वो शहद को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो क्वीन बीज मैच्योर नहीं है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जब ये सारी की सारी मतलब हम कह सकते हैं कि कोलैप्स हो जाता है, तो ये छत्ता पूरा खाली रह जाता है जहाँ पे मध रहता है। तो ये वाली चीज़ को बोलते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जो चींटियों में देखने को मिलता है। अच्छा, एक और बात है कि इसके लिए अलग-अलग थ्योरी है, अलग-अलग थ्योरी है। मैंने 2006-7 से काफ़ी थ्योरी में वेरिएशन होते आ रहा है। फिलहाल आपको थ्योरीज के बारे में नहीं देखना है, एनवायरनमेंट में नहीं जाना है, बस आपको इतना जानना है कि ये सीसीडी आपसे पूछा जा सकता है अगर, तो याद रखना क्या कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जो कि किससे संबंधित है, बी से संबंधित है, यानी मधुमक्खियों से संबंधित है। छठा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज आर द एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरआई, जिसको बोलते हैं LTRO। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये क्या होता है LTRO, लॉन्ग टर्म। आप देख सकते हो यहाँ पे रिजर्व की बात की जा रही है। तो देखो ये इसका क्या एडवांटेज है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है, क्या ये इन्हांस कर देता है लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में, यानी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विड मनी को ये ले आता है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि ये जो है कॉस्ट ऑफ फंड फॉर बैंकिंग वुड डिक्लाइन, यानी यहाँ से जो फंड है बैंकिंग के लिए वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। और तीसरा बोला जाता है क्या, इंक्रीज कर देता है ये इंटरेस्ट रेट, है ना, इन द इकोनॉमी विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी रेट। तो आपको ये बताना है कि क्या है सही। तो देखो 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर में ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक्सक्यूज मी बी, ये सही है। 1 एंड 2 इज करेक्ट। ये तीसरा ऑप्शन ही सिर्फ रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में बोला गया है कि इंक्रीज कर देता है। तो ये इंक्रीज की जगह में अगर डिक्रीज वर्ड डाल दिया जाएगा यहाँ पे तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो इंक्रीज वर्ड डाल दिया गया है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, तो ये क्या होता है, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है इंटरेस्ट रेट को। लेकिन वो पॉलिसी रेट में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की जो पॉलिसी रेट तय हुई है, इसमें बिना परिवर्तन किए हुए। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको हमको डिस्कस करना होता है। तो ये आप इसको एक बार देख लेना, मैं भी डिस्कस कर दूंगी और आपसे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। देखो ये LTRO जो है ना, वो समझिए एक तरह का LAF आप लोग जानते होंगे, है ना। LAF यानी लिक्विड एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है, ये इसी का एडिशनल पार्ट है, ये इसी के अंदर ये एडिशनल पार्ट है जिसको LTRO बोलते हैं। LTRO जो है, या फिर MSF आप लोग सुने होंगे। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम कह सकते हैं कि LAF का ये एडिशनल पार्ट है जो बैंकिंग सेक्टर्स में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए काम किया जाता है। ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन का भी पार्ट है और ई कुबेर से भी लिंक्ड है, याद रखोगे। चलो आगे बात करते हैं। 7 नंबर तो मैचिंग है, एकदम फैक्ट वाला है। आपको बताना है ये स्टेट है और ये उनका प्रोडक्ट्स है, GI टैग है, ये सभी को GI टैग प्राप्त है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, कौन से स्टेट से है, मैचिंग करना है आपको। यहाँ पे बोला गया है क्या, पहला जो है भवानी जमा कलम, तो आपको बताना है भवानी जमा कलम जो है वो किससे संबंधित है, कर्नाटक से है क्या। फिर बोला गया है तिरूर, तिरूर वेट्टिला, ये जो है किससे संबंधित है, केरल से है। या फिर जो या बोला गया है इलक्कल साड़ी, ये तमिलनाडु से संबंधित है क्या, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो तिरूर दिख रहा है ना, तिरूर वेटिला, ये केरल से संबंधित है। आपको कमेंट में बताना है ये है क्या, ये क्या चीज़ है, आपको बताना है। प्रोडक्ट तो है लेकिन ये है क्या, प्रोडक्ट में क्या, खाने पीने की वस्तु है, ड्रेस है ना, या ज्वेलरी है, क्या है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये जो है सही मैचिंग है, यानी 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखो ये जो है ना, यानी भवानी जमा कलम जो है, ये क्या है, ये तमिलनाडु की है ना, ये तमिलनाडु की है। जबकि ये इलक्कल साड़ी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, समझ गए, तो इलक्कल साड़ी ये आपकी मिलेगी आपको कहाँ पे, ये आपकी कर्नाटक की है। तो इस तरह का मैचिंग है ये। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे देख लो, ये इस तरह की मैचिंग है। एक बार आप इसको पढ़ लेना, समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जनवरी में आया था। आपको बताना है किनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है WEF के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये इस बार का 2021 का जो है ये 16th, हम कह सकते हैं कि 16th रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई थी। इससे पहले 15 रिपोर्ट आ चुकी है। चलिए अभी भी मैचिंग है स्टैटिक पोर्शन में। तो देखिए बोला गया है किंगडम पूछा गया है और रीजन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि किंगडम और रीजन कौन सा मैच कर रहा है। जो चंदेलास थे क्या वो कलिंगा से थे, सोलंकी गुजरात से थे, या यादवा जो थे वो दक्कन के थे, और सेना जो थे वो कर्नाटक के थे। तो देखो 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 2 और 3 सही मैच है, यानी सोलंकी गुजरात से थे, ये बिल्कुल सही है। और जो यादवा थे वो महाराष्ट्र वाले रीजन से यानी दक्कन वाले रीजन से थे। लेकिन जो चंदेला थे वो कलिंगा से नहीं थे, वो कहाँ से थे, वो आपके हम कह सकते हैं कि MP वाले रीजन, बुंदेलखंड वाले रीजन से थे। ठीक है। और सेना जो है कर्नाटक से नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन से। ठीक है, समझ गए। तो याद रखोगे सेना लिखा रहता है, कहीं कहीं सेन भी लिखा रहता है, सेन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं सेना भी लिखा रहता है, तो याद रखोगे। 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडस्ट्री आर इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। आपको बताना है 8 कोर इंडस्ट्री में से ये कौन कौन सी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो 8 कोर इंडस्ट्री आपको दिमाग में अगर है तो ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो कोल, सीमेंट, रिफाइनरी, स्टील। तो भाई ये तो सही बात है, कोल, सीमेंट, रिफाइनरी, स्टील, है ना, क्रूड ऑयल, यही सब चीज़ तो आते हैं, फर्टिलाइजर्स, यही सब चीज़ तो आते हैं आपकी कोर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बोला कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो ये तो नहीं आता। अब इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं आते कोर में, तो ये भी गया। उसके बाद यहाँ पे क्रूड ऑयल तो ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजर भी ठीक है, लेकिन बोल रहा है कॉपर, तो ये गड़बड़ गड़बड़ हो गया। तो इस लिहाज से क्या हो गया, 10 नंबर का आंसर इज व्हाट, 1। ठीक है, तो एक बार कोर इंडस्ट्री, 8 कोर इंडस्ट्री को जरूर देख लीजिएगा। चलिए ये आपका आंसर है जो आपके लिए है, और ये है आज के डेट का क्वेश्चंस। आपको इसका आंसर करना है कमेंट में। हालांकि इन बिटवीन भी इस डिस्कशन में आपसे बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछी हूँ, जिसका भी आंसर आपको कहाँ पे करना है, कमेंट में करना है। और ये है आपकी टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी और इंग्लिश में है, UP SSC के लिए। आप इसको इनरोल कर सकते हो और इसे घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।